निशा की अभी नई नई शादी हुई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। निशा को बहुत चिंता हो रही थी। डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी पीछे से किसी ने निशा के कंधे पर हाथ रखा। निशा घबराकर पीछे घूमी तो देखा कि सासू माँ कमला जी थी। फिर उन्होंने निशा के साथ काम में हाथ बंटवाकर निशा की उलझन को सुलझा दिया। बड़ी हैरत हुई देखकर कि सास ऐसी होती है। निशा सोचने लगी कि सुना है कि सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, पर ये सास तो माँ जैसी निकली। ससुर जी ने तो साफ साफ कह दिया कि बेटा, ये तुम्हारा ससुराल नहीं बल्कि तुम्हारा घर है। जितना अधिकार हमारा है इस पर उतना ही तुम्हारा भी है। नंदों ने भी छोटी और बड़ी बहन की भूमिका निभाने में कोई कसर न छोड़ी। और पति मोहित वो तो बहुत प्यार करते थे। खुद को नसीब वाला मानकर निशा के सिर पर घमंड का ताज चढ़ गया था। सबकी आंखों का तारा बनकर निशा घर में रहने लगी। निशा की शादी के 6 महीने बाद उसकी ननंद रिया की भी शादी थी। निशा ने सब काम अच्छे से संभाले और शादी निपटा दी। निशा की शादी को 1 साल बीतते ही सासू माँ की दादी बनने की ख्वाहिश उमड़ उमड़ कर उनके अंदर से बाहर आने लगी। मोहित से कहा तो उन्होंने हिदायत दी कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, पहले बिजनेस थोड़ा सेट हो जाए, फिर फैमिली प्लानिंग करते हैं। निशा को भी ये बात सही लगी, पर कमला जी तो अपनी ही धुन में लगी थी। थोड़े दिन बाद छोटी ननंद रिया घर आई। उसने सबको बताया कि वो गर्भवती है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, पर कमला जी के मन में एक ही बात चल रही थी कि बहू की शादी रिया से पहले हुई थी। फिर भी बहू ने अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। थोड़े दिन बाद नंद रिया की गोद भराई थी। सबको आमंत्रित किया गया। निशा को देखते ही सबने सवालों के बाण छोड़ने शुरू कर दिए। निशा, तुम कब खुशखबरी सुनाओगी? भाभी जी को दादी बनने का सुख कब दोगी? ज़्यादा देर टालना अच्छा नहीं होता। उम्र बढ़ जाने पर परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। बस अब क्या, मानो अब तो कमला जी के सुलगते अंगारों पर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। इतना ही नहीं, रही सही कसर मामी सास ने पूरी कर दी। गोद भराई के बाद उसी दिन शाम को उनका घर पर आना हुआ। खुसर फुसर का दौर चालू था, जो कि निशा के कमरे में जाते ही बंद हो जाता था। निशा को अजीब तो लगा, पर निशा ने ध्यान नहीं दिया। मामी जी के जाने के बाद कमला जी थोड़ी चिड़चिड़ी सी दिख रही थी। मोहित ने ऑफिस से आने के बाद पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मी जी रुआसी होकर बोल पड़ी कि क्या होगा, शादी को 2 साल होने आए हैं, घर में किलकारी तक नहीं गूंजी। बेटा, कहीं निशा बांझ तो नहीं? तुम लोग डॉक्टर को दिखा आओ, शायद दवाइयों से ठीक हो जाए। कमला जी की बातें सुन हैरान मोहित ने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं है ऐसा। तुम दादी बनोगी, थोड़ा सब्र रखो, रहने दो, झूठे दिलासे ना दो, कहकर कमला जी कमरे में चली गई। मोहित ने निशा से पूछा, कोई आया था क्या? निशा ने बताया कि मामी जी आई थी, तो बोल पड़े, तभी ये हाल है। मामी की आदत ही है इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने की, ऐसे ही सबके कान भरती रहती हैं। जो सासू माँ बनी थी वही सास अचानक निशा पर जासूसी नज़र रखने लगी कि आखिर बात क्या है। उधर जहाँ सविता नीम हकीम वैद्य सबकी दवाइयाँ लाकर चोरी चुपके निशा को देने लगी, कभी दूध में डालकर तो कभी प्रसाद के बहाने। टोटकों का दौर शुरू हो गया और इन सब का श्रेय जाता मेरी बहन समान बड़ी ननंद को। ये माँ बेटी दिन भर फ़ोन पर लगी रहती। मम्मी जी अपना दुखड़ा रोती कि हाय कर्म फूट गए हमारे, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो इधर से बड़ी ननंद चिंता जताती कि माँ अब करे भी तो क्या करें। हद तो तब हुई ननंद ने ये सलाह दे डाली कि जिस औरत की
कोख ना भर पाए वो औरत किस काम की। उसे घर परिवार से बेदखल कर भाई की दूसरी शादी करवाने की सोची। मामी जी ने तो समझाया सबको कि सब ग्रह नक्षत्रों का भागवत पाठ करा के महामृत्युंजय जाप करा लेते हैं और निशा के हाथों से दान पुण्य करा देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। कमला जी ने अविलंब भागवत का आयोजन करवा दिया। खुले हाथों से पैसे पानी की तरह बहा दिए बहू पर घर में किलकारी नहीं गूंजी। गूंजती भी कैसे, निशा और मोहित को बताया तक नहीं कि क्या हो रहा था। भगवान को भी कोसने का दौर शुरू हो गया। कमला जी पहले घंटों निशा के साथ बैठकर बातें करती थी, कामकाज में हाथ बटाती थी, पर अब उनका सब समय फ़ोन पर ही बीतने लगा। सोचा था भागवत करा के सबके मन की शुद्धि हो गई होगी, पर नहीं। अब तो चुगली का नया मुद्दा उठाया था। वो था बहु बुराई पुराण। निशा से किनारा कर निशा पर नाराज़गी जताते हुए कमला जी बात नहीं करती। बहन समान नंदे भी अब बस माँ तक ही सीमित हो गई थी। यहाँ तक कि निशा के फ़ोन करने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ससुर जो कभी पिता बने थे वही अब घूंघट मर्यादा का लिहाज सिखाने लगे। सब कुछ बदलने लगा और दोनों पति पत्नी इन बातों से अनजान यही सोच सोच कर परेशान थे कि ये सब हो क्या रहा है और सबका रवैया बदला क्यों नज़र आ रहा है। कमला जी के सामने जब कोई भी अपनी बहू की बुराई करता तो वो भी घर आते ही जबरदस्ती वो सारे अवगुण निशा में देखने लगती। नापसंदी की ऐसी हवा चली कि बस अब तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। इतना ही नहीं, अब कमला जी साजिश रचना भी सीख गई। निशा जानती है इसका गुरु मामी जी के सिवा और कोई ना होगा, पर निशा इन सब से अनजान बार बार इन साजिशों में फंसती गई। एक बार पतिदेव मोहित के ऑफिस से आते ही कमला जी काम करते करते गिरने का नाटक शुरू कर देती। मोहित जी की डांट निशा को सुननी पड़ती। जब निशा कहती कि सुबह से तो ठीक थी, अब अचानक ये सब, तो मोहित निशा पर ही भड़क जाता कि तुम्हारी माँ होती तो समझ आता। दिल टूट जाता ऐसी बातें सुनकर। अब आए दिन मोहित और निशा के बीच खटपट शुरू हो गई और कारण सिर्फ कमला जी ही रहती। निशा हर बार हार जाती, वो जीत जाती। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि मोहित ने कह दिया, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अपने पिताजी के घर चली जाओ और वापस मत आना। ऐसा लगा मानो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। कब तक शांत रहती निशा। फूट गया सब्र का बांध और सब कह सुनाया, दिन भर सब कुछ मैं ही करती हूँ, फिर ये ऐसा नाटक क्यों कर रही हैं माँ जी, पता नहीं। ये सुनते ही ससुर जी भी ताव में आ गए और कहा, मोहित अभी के अभी इसे इसके मायके पहुँचा कर आओ। मोहित ने बिना कुछ सोचे मुझे सामान बांधने को कहा और निशा भी गुस्से में सामान पैक कर मम्मी के घर चली आई। 4-5 दिन हो गए, उनकी कोई बात नहीं हुई। एक दिन निशा ने ही अपनी तरफ से मैसेज किया कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। माँ जी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई मैंने, वो ऐसा क्यों कर रही हैं पता नहीं। एक दिन बड़ी ननंद और छोटी ननंद घर आई अपनी माँ कमला जी से मिलने। किसी ने भी एक बार भी निशा के बारे में नहीं पूछा। मोहित को भी हैरत हुई। वो पूछ बैठा, क्या किसी को निशा की याद नहीं आ रही है? तो बिना सोचे समझे बड़ी ननंद बोल पड़ी, उस बांझ को कौन याद करे, किसी काम की नहीं वो। तुम भी भूल जाओ और दूसरी शादी कर लो, अभी उम्र नहीं बीत गई तुम्हारी। अचरज से मोहित बोला, मैं सिर्फ नाराज़ हूँ निशा से, इसका ये मतलब नहीं कि उससे रिश्ता ही तोड़ लूँ। वही मेरी जीवन संगनी है और रहेगी, और हाँ वो बांझ नहीं है, कहकर वो बाहर की तरफ चला गया। तभी छोटी ननंद ने तपाक से कहा, लो माँ, तुम्हारी सब मेहनत पर पानी फिर गया। भाई तो अब भी उस ले आएगा। कितना कुछ सोचा हमने और कितनी साजिश की,
और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। कमला जी ने चुप कराया उन्हें, पर तब तक बात मोहित के कानों तक जा पहुंची थी। वो पलटकर वापस अंदर आया। मोहित को देखते ही सबके पसीने छूटने लगे। बिना कुछ बोले मोहित ने कमला जी का मोबाइल देखा, जिसमें सुबह से शाम तक लगातार सबसे बात करने का रिकॉर्ड था। दोनों नंदे, मामी जी, मासी जी और हैरत करने वाला नया नंबर उनकी सहेली उमा का था, जिन्होंने अपनी बेटी का तलाक करवाकर दूसरी शादी करवाई थी। मोहित को पूरा मामला समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा। उन्होंने सीधा सवाल किया कि आखिर क्यों किया आप सबने ऐसा? निशा ने क्या बिगाड़ा था आपका? पहले तो सब चुप रहे, पर सच्चाई कब तक छिप सकती है भला? कमला जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, जो वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती उसे घर में रखने का क्या मतलब? मोहित ने हैरत भरी नज़रों से कमला जी को देखते हुए कहा, किसने कहा निशा माँ नहीं बन सकती? तुम्हारी दादी बनने की लालसा देख उसने मुझसे पिछले साल ही बच्चे की बात कही, पर मैं अभी बिजनेस सेट करना चाहता था। दीदी, निशा ने आप सबको हमेशा अपना माना और आप सब लगातार माँ के कान भरते रहे, तभी किसी ने मुझसे या निशा से बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में। आप सब तो मेरा परिवार बसने से पहले ही उजाड़ना चाहते थे। एक और कारण सिर्फ साजिश। भगवान का शुक्र है कि मुझे समय रहते सब पता चल गया। मैंने तो आप सबके खातिर निशा पर भी विश्वास नहीं किया, पर अब कुछ गलत नहीं होगा। मैं उसे आज ही ले आऊँगा, माफ़ी मांगूंगा और शायद अब माँ मैं आप पर भरोसा भी ना कर सकूँगा। सब अपनी सफाई देते रहे, पर मोहित निशा के मायके आ गया। हाथ जोड़ सबसे माफ़ी मांगी और निशा से भी। दोनों वापस ससुराल आ गए। वहाँ अब भी शायद सबको निशा पर विश्वास न था, और वैसे भी जब टूटा रिश्ता जोड़ते हैं तो वो गांठ के सहारे टिका होता है। ससुराल के हर रिश्तों में गांठ पड़ गई थी। गमीनत थी तो बस यही कि मोहित के दिल में निशा की इज्जत और भी बढ़ गई। ये मोहित की समझदारी का नतीजा है कि निशा बहुत खुश है। 1 साल बाद निशा को बेटा हुआ और दादा दादी भी मन में कुछ खटास कुछ मिठास लिए पोते में गुम रहते। घर में सब खुश हैं, पर खुशियों में भी कहीं ना कहीं गांठ तो दिख ही जाती है।